गजा और लेबनान के बाद सीरिया में गदर, चारों तरफ दिख रहा है विद्रोहियों का कहर और असद की सरकार अब सीरिया में इतिहास के पन्नों में समा चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मधुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। और आज चर्चा असद सरकार के अपरूट होने की। सीरिया में बदलते घटनाक्रम पर इस वक्त दुनिया की निगाहें इसलिए बनी है क्योंकि दरअसल यहां से एक नए ग्लोबल ऑर्डर का प्रादुर्भाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले 13 सालों से यहां विद्रोह की जो आग जल रही थी, भभक रही थी, उसमें एक तरफ असद सरकार के पक्ष में रूस और ईरान खड़े थे, तो दूसरी तरफ असद सरकार को निस्तेनाबूद करने के लिए अमेरिका, इजराइल और सीधे तौर पर टर्की हर वक्त अपना दमखम लगा रहे थे। और आखिर में वो वक्त आ ही गया जब एसटीएस हयात अल शाम यानी आईसी से निकला हुआ एक ऐसा संगठन जो कि एक खास तौर पे बॉर्डर एरिया में, कॉम्पैक्ट एरिया में सीमित था, वहां से निकलता है, इदबिल जीतता है, अलेप्पो जीतता है, होम्स, हमा और उसके बाद लगभग आप समझिए कि 300 किलोमीटर का एरिया महज 10 दिनों में जीतते हुए दमिश्क में दाखिल होता है। और राजधानी दमिश्क में जो सेना है असद सरकार की वो उससे मुकाबला नहीं कर पाती। वहां पर जो टैंक रेजिमेंट है, वहां की जो वायुसेना है, वहां पर जो दरअसल सैन्य ठिकाने हैं, उन सबको कब्जा करते हुए और ये देखा जाता है कि असद की सरकार को घुटने पर लाकर एसटीएस ने खड़ा कर दिया और असद को खुद अपना ही देश छोड़कर भाग जाना पड़ा। ये सब 10 से 12 दिनों में हुआ घटनाक्रम है। तकरीबन 28 नवंबर को यह घटना शुरू होती है और पटाक्षेप कहाँ, तो दरअसल 8 तारीख को देखा जा रहा है, यानी 8 दिसंबर को। तो आप समझिए कि 10 दिनों में सीरिया पूरी तरह से बदलता नजर आ रहा है। वो सीरिया जिसको बदलने के लिए 13 सालों का संघर्ष अमेरिका, इजराइल और टर्की को करना पड़ा। वो सीरिया जिसके हाथों से गोलन हाइट्स निकल चुका था, जहां से इजराइल लगातार सीरिया पर अपना दखल बनाने की कोशिश कर रहा था। वो सीरिया जो हिजबुल्लाह का गढ़ रहा, वो सीरिया जिससे इजराइल थर्राता रहा, वो सीरिया जिसने अमेरिकी सेना को अपनी जमीन से निकाल फेंका, वो सीरिया जिससे टर्की डरता रहा क्योंकि वहां से कुर्द ताकतें अगर आगे बढ़ेंगी तो टर्की के लिए भी एक बड़ा खतरा होगा। लेकिन असद की सरकार जिसने अपनी ताकत को साबित करके फिर से अरब लीग में वापसी की थी, असद की सरकार जिसने सीरिया को कभी भी वेस्टर्न फोर्सेस के हाथ ही फिसलने नहीं दिया, उसको किस कारण से आज जाना पड़ा? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दरअसल सीरिया वो गेटवे है जहां से रूस को मेडिटेरियन का रास्ता मिलता है ताकि मेडिटेरियन वो अमेरिका को काउंटर कर पाए। सीरिया वो जगह है जहां से ईरान को, इजराइल को काउंटर करने का रास्ता मिलता है, लेबनान को सपोर्ट देने का रास्ता मिलता है। और जाहिर तौर पर ये सीरिया का दमिश्क ही है जहां पर सबसे पहले इजराइल और गजा वार के दौरान नेतन्याहू के हुक्म को तामील करते हुए आईडीएफ ने अपने F-16 विमानों से दमिश्क स्थित ईरान के दूतावास को टारगेट किया था, जहां रजा जाहिदी जैसे बड़े कमांडर IRGC के मारे गए थे। और तब ईरान ने पहला हमला इजराइल पर बोला था। तो आप समझ सकते हैं कि सीरिया का इंपॉर्टेंस पिछले 1 साल के दरमियान क्या रहा है। सीरिया ही वो गेटवे था जहां से हिजबुल्लाह की ताकत थी, सीरिया ही वो गेटवे था जहां से ईरान हिजबुल्लाह को सीरिया की जमीन पर भी ट्रेंड कर रहा था और हिजबुल्लाह की ताकत को लेबनान की जमीन पर भी बढ़ा रहा था। और ऐसे में CIA हो या मोसाद, सबकी आंखों में सीरिया लगातार खटक रहा था। मौके की तलाश की गई थी क्योंकि रूस एक तरफ यूक्रेन के साथ लगातार जंग में व्यस्त, दूसरी तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सीज इजराइल के साथ जंग में व्यस्त। ऐसे में असद सरकार की जो 2 बड़ी ताकतें थीं वो जंग में कमजोर दिखाई दे रही थीं और इसी मौके का फायदा उठाते हुए ये माना जा रहा है, जैसा कि रणनीतिकार बतला रहे हैं, कि मोसाद और CIA ने टर्की को अपना मोहरा बनाया, टर्की को गेटवे बनाया सीरिया को जीतने के लिए, क्योंकि टर्की वो देश है जिसका भी लगातार इंटरवेंशन सीरिया की जमीन पर रहा है कुर्द फोर्सों के कारण। और टर्की के साथ 2020 में ही दरअसल रूस का अलायंस भी हुआ था, तब जाके दोनों के बीच एक दो तनातनी थी वो खत्म हुई थी। लेकिन टर्की भी वो ताक में बैठा था क्योंकि टर्की ही वो देश है जो नाटो का मेंबर है, टर्की वो देश है जो कि इजराइल के खिलाफ लगातार हुंकारे तो भरता रहा लेकिन कभी भी उसने इजराइल पर अटैक नहीं किया। कभी भी अर्दवान ने दरअसल इजराइल की जो ताकत है, वाइल्ड इकोनॉमी है, उसको भी काउंटर करने की कोशिश नहीं की, यानी उनके जहाज़ों को मेडिटेरियन में भी रोकने की कोशिश कभी टर्की ने नहीं की। यानी एक तरफ टर्की तो इस्लामिक देशों का मसीहा बनने के लिए अर्दवान के नेतृत्व में फुफकार भरता रहा, लेकिन दूसरी तरफ वो मदद अमेरिका और इजराइल की करता रहा। फॉल ऑफ सीरिया इस बात को साबित करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि असद की सरकार का सीरिया से जाना सिर्फ और सिर्फ आप समझिए कि ईरान और रूस के लिए झटका नहीं है,
बल्कि यूँ समझिए कि समूचे अरब वर्ल्ड का जो इस वक्त का जियोपॉलिटिक्स है वो भी बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि इस वक्त रेसिस्टेंस फोर्सेस के लिए भी बड़ा झटका है, जिसको खड़ा करके आप देखिए तो ईरान ने और ख़ास तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर खमनई ने इजराइल के लिए नाको चने हम देखे तो लगातार चबाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन ऐसी स्थिति में सीरिया का फॉल होना अपने आप में एक बड़े संकट और गहराते हुए अरब में संकट का बादल देखा जा सकता है। सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि अब रूस और ईरान का अगला स्टेप क्या होगा। अब अपने प्रॉक्सीज के जरिए किस तरह के घटना को अंजाम आने वाले दिनों में यहाँ ईरान दे सकता है। सीरिया में अब सत्ता किसकी होगी? क्या हयात अल शाम अपने दमखम पर पूरी सीरिया को कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि अगर एसटीएस की बात करें तो उसका जो मुखिया है खास तौर पे, जो कि आईसिस ट्रेंड है, अलकायदा ट्रेंड है, जो कि अल नुसरा फ्रंट से कनेक्ट होकर और वहाँ से डिस्कनेक्ट होकर एसटीएस को बनाता है, उसको भले ही इस वक्त सपोर्ट जो है वो अन्य फैक्शंस का मिल रहा हो, चाहे एसडीएफ की बात करें या फिर सीरियन फोर्सेस की हम बात करें, लेकिन इन सबको एक कहें कि प्लेटफॉर्म पे आना और सीरिया को एक स्टेबल गवर्नमेंट देना ये अपने आप में इतना आसान नहीं होगा। ये और बात है कि इस वक्त असद के पिता की जो मूर्तियां हैं वो तोड़ी जा रही हैं। यह और बात है कि इस वक्त असद की तस्वीरों पर कालिक पोती जा रही हैं। हमा में भी जश्न का माहौल है, वो हमा जहां पर आप देखिए तो 40 साल पहले लगभग 1984 के वक्त में जिस तरह से वहां पर कत्लेआम मचा था और तब असद के पिता ने वहां पर बागडोर संभाली थी और तब के आप देखिए इस्लामिक ब्रदरहुड के जो सबसे बड़े आंदोलन है उसको कुचला था। और उसके बाद आप देखिए अरब स्प्रिंग के जरिए जब अमेरिका ने सीरिया को पूरी तरह से अप्रूव करने की कोशिश की, डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तो रूस ने और ईरान ने मोर्चा संभालते हुए असद की सरकार को बचाने में बड़ी कामयाबी हासिल की। लेकिन ईरान और रूस का अलग अलग वॉर जोन में घिर जाना असद की सरकार पर इतना भारी पड़ा कि अब सीरिया उनके हाथों से निकल चुका है और असद परिवार जो कि पिछले 5 दशकों से सीरिया पर राज कर रहा था, वहां से उसके राज का अंत हो चुका है। ये बिना पब्लिक सपोर्ट के तो हो नहीं सकता, क्योंकि पब्लिक में भी लगातार एंगर रहा। क्योंकि 2010 की बात करें, उस वक्त भी जब असद की सरकार बनी थी तब वहाँ जो ड्रॉट हुआ, उस वक्त इकोनॉमिक क्रम्बल हुई, तब भी लोग जो है काफ़ी नाराज़ थे। फिर उसके बाद अभी जो आप समझिए कि कोविड का एरा रहा, वहाँ भी इकोनॉमी पूरी तरह से डिस्टेबलाइज हुई। लोगों के पास जो है खाने पीने की मजबूरी और इकोनॉमिक क्रंच के चलते अव्यवस्था का आलम रहा। बावजूद इसके आप देखिए तो सीरिया एक अपने आप में अनस्टेबल या यूँ कहें कि इकोनॉमिक ग्रोथ में पिछड़ा हुआ देश जरूर हो चुका था। लेकिन अगर आप वेस्टर्न फ्रंट के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर देखें, इस्लामिक फ्रंट के को लेकर अगर आप इजराइल के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर देखें, तो अपने आप में एक बड़ा गेटवे रहा, चाहे ईरान के लिए या फिर रूस के लिए। और ऐसे में इसकी ताकत का छीन होना भले ही आप समझिए कि टेम्पोरली जॉर्डन के लिए, इजिप्ट के लिए मायने न रखता हो, लेकिन समूचे मेडिटेरियन और अरब वर्ल्ड के लिए तो मायने जरूर रखता है। क्योंकि सीरिया का गिर जाना अपने आप में इजराइल के लिए और उभरते इजराइल के लिए एक बड़ा स्पेस होगा, जो कि पहले से गोलन हाइट्स पर कब्जा करके बैठा है। अमेरिका जो कि अपनी सेना को यहाँ से समेट चुका है, लेकिन टर्की के लिए एक बड़ा स्पेस होगा जहां कुर्स फोर्सेस पर वो अपने नकेल को कसेगा और जाहिर तौर पर अपनी स्टेबिलिटी को अंजाम देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इजराइल वर्सेज इस्लामिक वर्ल्ड में देखिए तो इजराइल के लिए बड़ी जीत कही जा सकती है, क्योंकि लेबनान के बाद सीरिया ही था जो इजराइल के लिए सबसे बड़े संकट को खड़ा कर सकता था। वहाँ से असद की सरकार का जाना नेतन्याहू के लिए नई सांसें भरता हुआ तो जरूर दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस मुद्दे पर हमारी नज़र बनी रहेगी और अपडेट के साथ हम हाजिर होते रहेंगे, बताते रहेंगे कि सीरिया में आगे हो क्या रहा है और किस तरह से मेडिटेरियन में जो उबाल आया है वो दरअसल किनारे तक जाता हुआ हमें दिखाई देता है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश सावत को दीजिए इजाज़त।